प्यारे बच्चों, 11th क्लास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर परमाणु की संरचना के 9वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम जो है आगे दो टाइप्स का होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो है आगे फिर से हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और लाइन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जिसको सिंपली सतत स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। और सतत स्पेक्ट्रम को इंग्लिश में हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। अब देखिए, स्पेक्ट्रम के बारे में वैसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। इससे पिछले लेक्चर में हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है विभिन्न विकिरणों से मिलकर के बना होता है और इन विकिरणों की जो तरंग दैर्घ्यता होती है और आवृत्ति जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक, क्या होता है कि इन विकिरणों की तरंग दैर्घ्यता और आवृत्ति अलग अलग होती है। तो अब देखिए कि इन विकिरणों को एग्जामिन करने के लिए, इनकी स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ यंत्र होते हैं। उनमें से एक यंत्र स्पेक्ट्रोस्कोप और दूसरा यंत्र होता स्पेक्ट्रोग्राफ। अब स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है कि एक तो प्रिज्म लगा होता है, ठीक, और आगे इस तरह से यहाँ पर एक मूवेबल टेलीस्कोप लगा होता है, ठीक, और टेलीस्कोप ऐसे घूम सकता है। तो देखिए, किसी भी स्रोत से जैसे विकिरणें आती हैं, किसी भी स्रोत से जैसे विकिरणें आएगी, ये जैसे ही प्रिज्म पर पड़ेगी, ये प्रिज्म उसका विवर्तन कर देता है, ठीक, उसको, क्योंकि इनकी तरंग वेवलेंथ जो है अलग अलग होती है, तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, तो यहाँ पर अलग अलग कोण पर मुड़ती है, ठीक। तो आगे जैसे डिस्पर्शन के बाद जो इमर्जेंट रेडिएशंस हैं, उनको, इमर्जेंट विकिरणें जो है उनको हम इस तरह से टेलीस्कोप से जो है एग्जामिन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक। अब स्पेक्ट्रोस्कोप के बारे में जानने के बाद देखिए कि अगर आप इस टेलीस्कोप की जगह पर एक फोटोग्राफिक फिल्म रख दें, क्या रख दें, फोटोग्राफिक फिल्म रख दें, तो ये जो विकिरणों का पैटर्न है ना, इसके ऊपर रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक। फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ये विकिरणें जो है रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक। तो यही जो फोटोग्राफ है इसका, विकिरणों का, ये क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक। तो इमर्जेंट रेडिएशंस रिकॉर्डेड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक। और स्पेक्ट्रम की स्टडी करने वाली जो साइंस की ब्रांच है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। तो स्पेक्ट्रम के बारे में जानने के बाद आइए हम स्पेक्ट्रम के डिफरेंट टाइप्स के बारे में समझते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रम जो है आगे दो टाइप का होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को ध्यान से समझिए कि जब भी हम किसी पदार्थ को तीव्र गर्म करते हैं या उसमें से विद्युत विसर्जन करते हैं, कि जैसे मान लिया किसी गैस में से जो है इस तरह से हमने विद्युत विसर्जन किया, या किसी भी पदार्थ को जो है हमने बहुत ज्यादा गर्म किया, तो इन दोनों ही अवस्थाओं में क्या होते हैं कि उन पदार्थों के जो परमाणु हैं वो ऊर्जा अवशोषित करते हैं, ठीक। यहाँ पर मैं एक परमाणु का चित्र बना रहा हूँ कि ये परमाणु का नाभिक है और इसके चारों ओर जैसे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए कि मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक, और जब हमने इसको ऊर्जा नहीं दे रखी तो ये इस ऊर्जा स्तर पर है, तो ये इसकी मूल अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? मूल अवस्था कहलाती है, आद्य अवस्था कहलाती है, ठीक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट,
ठीक। अब देखिए, जब आपने क्या किया, इसको तीव्र गर्म किया या इसमें से विद्युत विसर्जन किया, तो ये परमाणु जो है ऊर्जा अवशोषित करेंगे, तो नेचुरल सी बात इलेक्ट्रॉन भी लेंगे ऊर्जा, और ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ठीक। अब जितनी ज्यादा ऊर्जा लेंगे उतने उच्च स्तर में चले जाएंगे, और वो जो उच्च स्तर है वो इसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है, इसकी उत्तेजित अवस्था कहलाती है, उत्तेजित अवस्था। ठीक। अब देखिए कि यहां से मूल अवस्था से ऊर्जा लेकर के ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में तो चला गया, लेकिन ये उत्तेजित अवस्था स्थायी नहीं होती, इसको वापस अपनी मूल अवस्था में आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा देर तक यहाँ पर रह नहीं सकता यहाँ पर। ठीक। और इस अवस्था अब वापिस आते टाइम क्या करेगा कि जितनी ऊर्जा इसने ली उतनी ही ऊर्जा जो है ये छोड़ता हुआ वापिस आएगा यहाँ पर। ठीक। उतनी ऊर्जा छोड़ता हुआ यानी उत्सर्जित करता हुआ आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है ना, ठीक, तो विकिरणों के रूप में ही करेगा, सिंपल सी बात है। और इन विकिरणों का जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं डायरेक्ट किस पे, स्पेक्ट्रोस्कोप पे, स्पेक्ट्रोग्राफ पर, तो जो आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो देखिए, ये बात मैंने यहाँ नोट्स में भी लिख दी है कि जब परमाणुओं को तीव्र गर्म करते हैं या उसमें से विद्युत विसर्जित करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऊर्जा अवशोषित करते हैं। तो इसके जो परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट से आद्य अवस्था या मूल अवस्था से जो है कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा अवस्था, उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। ठीक। अब ये जो उच्च अवस्था जो, अब देखिए, जो ग्राउंड स्टेट होती है वो स्थायी होती है। ठीक। जबकि जो उत्तेजित अवस्था होती है वो अस्थायी होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो पुनः आद्य अवस्था में मूल ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और जो अवशोषित ऊर्जा की थी इसने, उस ऊर्जा को क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो इस तरह से जो उत्सर्जित विकिरणें होती है उसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप से गुजारते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ से गुजारते हैं, तो जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक। अब देखिए, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की टाइप्स की बात करते हैं। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था कि दो टाइप का होता है, एक तो कंटिन्यूअस यानी सतत, और दूसरा होता है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा और कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा। अब सतत में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर सोर्सेज में देखिए कि जो हम यहाँ पर विकिरण ले रहे हैं, ये आप सूर्य से ले लें या बल्ब से ले लें या कोई भी हॉट ग्लोइंग बॉडी है। ठीक। अगर आप विकिरण यहां से प्राप्त करते हैं ना, तो आपको इस केस में स्पेक्ट्रम में जो है इस तरह से कुछ कलर दिखाई देंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश की अगर हम बात करें तो इस तरह से विभ की ओर से 7 कलर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक। और ये कलर जो है वो इतने कंटिन्यूअस होते हैं, इतने सतत होते हैं कि एक दूसरे के अंदर समा जाते हैं। जैसे आपको चित्र में यहाँ पर ये बाउंड्री अलग अलग दिखाई दे रही है ना, ऐसी बाउंड्री आपको एक्चुअल में दिखाई नहीं देगी। अब जैसे यहाँ पर रेड है वो ऑरेंज में, ऑरेंज रेड में घुस जाएगा, और ऑरेंज है वो येलो में, येलो ऑरेंज में, इस तरह से घुस जाते हैं एक दूसरे के अंदर, काफी सतत होते हैं। ठीक। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या सतत स्पेक्ट्रम, इसको सिंपली बोल देते हैं। अब देखिए कि यदि आप जो विकिरणों का स्रोत है, विकिरणों का जो सोर्स है वो सूर्य, बल्ब या तापदीप्त ठोस यानी हॉट ग्लोइंग बॉडी के अलावा अगर आप लेते हैं कि आपने किसी भी गैस में से विद्युत विसर्जन किया, तो यहां से भी क्या है, विकिरणें पैदा होगी। ठीक। या फिर किसी वोलाटाइल साल्ट यानी जिसका ऐसा साल्ट आपने ले लिया जिसके वेपर्स बन सकते हैं, और उसको आप बंसन फ्लेम के अंदर जला देते हैं, किसी फ्लेम के अंदर जला देते हैं, तो जैसे सोडियम क्लोराइड है। ठीक।
इस साल्ट को जैसे आप बंसन फ्लेम में जलाओगे तो पीले रंग की लाइट जो है यहाँ पर आएगी। तो इस टाइप की जो लाइट है, विकिरणें जो है, उसका आप स्पेक्ट्रम लेते हो। कहाँ से? किसी भी गैस में से विद्युत विसर्जन करके रेडिएशन प्राप्त कर ले, या किसी वोलाटाइल साल्ट को जला करके आप विकिरणें पैदा कर ले। ठीक, तो अगर आप इस टाइप के सोर्स लेते हो ना, और फिर उसका स्पेक्ट्रम लेते हो, तो आपको स्पेक्ट्रम में क्या मिलेगा? इस तरह से कंटिन्यूअस कोई भी कलर नहीं मिलेगा, जबकि कुछ डार्क बैकग्राउंड पे कुछ चमकीली लाइनें आपको मिलेगी। क्या होगा कि पीछे डार्क बैकग्राउंड पे कुछ चमकीली लाइनें आपको मिलेगी, और इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या कहलाता है? लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम को एक उदाहरण से और समझाता हूं आपको, कि जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, सोडियम क्लोराइड को इस तरह से जला दिया, और जो विकिरणें पैदा हुई उन विकिरणों को जो है हमने एक प्रिज्म में से पास किया। ठीक, और आगे जैसे इसका स्पेक्ट्रम हमने लिया, तो उस स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि डार्क बैकग्राउंड पर सिर्फ 2 ही लाइनें आपको अपीयर होती है। ठीक, अब ये दोनों लाइनें जो पीले कलर की लाइन आपको मिलेगी, और अगर इनकी वेवलेंथ देखें तो ये 5893 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम, यानी ये 2 कलर के 2 वेवलेंथ की पीली लाइटें ही आपको सिर्फ दिखाई देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये रेडिएशन है सोडियम की वेपर्स की वजह से है, और ये सिर्फ 2 ही वेवलेंथ की लाइट छोड़ेगा, तो आपको ये 2 ही वेवलेंथ ही यहाँ पर दिखाई देगी। और कहाँ से दिखाई देगी? जबकि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, पूरी रेंज होती है वेवलेंथ की, वो सारी की सारी दिखाई दे जाती है, वहां तो कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, तो ये दोनों टाइप के स्पेक्ट्रम जो है वो है इमिशन स्पेक्ट्रम है। इमिशन में क्या होता है कि एनर्जी इमिट होती है, जो एनर्जी सब्सटेंस ने ले ली, पदार्थ ने ले ली, और वो डायरेक्टली आप जो है प्रिज्म या स्पेक्ट्रोस्कोप पर एनालाइज करते हो। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम की। अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी स्रोत यानी सन से ही लाइट आई, और उस लाइट को जो है आपने प्रिज्म पर गुजारने से पहले जो है आपने क्या किया, इसको किसी रासायनिक पदार्थ के घोल में से या उसके वेपर में से, उसके वाष्प में से गुजार दिया। ठीक, तो क्या होगा कि ये जो लाइट आ रही है, यहाँ से पीछे से जो विकिरणें आ रही है, उसमें से कुछ विकिरणें जो है इस घोल के अंदर या इन वाष्पों के अंदर अवशोषित हो जाती हैं। ठीक, और जो विकिरणें यहाँ पर अवशोषित होगी उसकी जगह पर, या विकिरणें अवशोषित होगी उसकी जगह पर आपको जो है यहाँ पर सिर्फ क्या दिखाई देगा? ब्लैक लाइनें दिखाई देगी। ठीक, ब्लैक क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो विकिरणें आई ही नहीं है। ठीक, तो वो जगह खाली रह जाती है, और यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ उस कलर के अंदर ब्लैक लाइन ही दिखाई देगी। तो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर सन किसी सोर्स से, यानी सन या बल्ब से जो है लाइट आ रही है। ठीक, और प्रिज्म में गुजारने से पहले मैं इसको सोडियम के वेपर में से गुजार देता हूँ। ये यहाँ क्या है? सोडियम के वेपर्स हैं। ठीक, तो अब देखिए कि यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है उसमें बाकी सारा कुछ आपको सतत स्पेक्ट्रम जैसा ही नजर आएगा। ठीक, यानी वो वही के वही सभी वाले 7 कलर आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब आप येलो कलर को देखोगे ना, यहाँ पर पीले रंग देखोगे, तो आप देखोगे कि पीले रंग में 2 जो है वो डार्क लाइनें आ गई हैं, 2 काली रेखाएं आ गई हैं। तो अगर इन काली रेखाओं की जगह पर
कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो लाइट आ रही थी उसकी अगर आप वेवलेंथ देखोगे तो आपको वो वेवलेंथ जो है 5893 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम वाली ही मिलेगी। तो आपने यहां से कंपेयर करके क्या देखा कि सोडियम जो है जिस वेवलेंथ की लाइट यहां पर इमिट कर रहा था उसी वेवलेंथ की लाइट जो है यहां पर ये अब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम है इसको हम कहते हैं कि ये अवशोषण स्पेक्ट्रम है। अवशोषण क्यों कहता है? क्योंकि यहाँ पर कुछ जो वेवलेंथ की जो विकिरण है वो अवशोषित हो गई है। अब देखिए कि हमारे एनसीईआरटी में एक बात और लिखी हुई है कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम एक दूसरे का फोटोग्राफिक नेगेटिव होते हैं। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जैसे यहाँ पर देखिए किसी भी उत्तेजित प्रतिदर्श से जैसे हम स्पेक्ट्रम लेते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम, तो यहाँ पर डार्क बैकग्राउंड पे कुछ चमकीली लाइनें आती है, कुछ कलर्ड लाइनें आती है, ठीक। और अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्योंकि हम पहले ही कुछ विकिरणें अवशोषित कर लेते हैं, बाकी तो सारे के सारे रेडिएशन यहाँ पे आई है, ठीक है। तो यहाँ पर कलर्ड बैकग्राउंड पर कुछ डार्क लाइनें आती है, ठीक। इसलिए एक दूसरे का जो है फोटोग्राफिक नेगेटिव कहते हैं इनको। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम लेने के लिए हम क्या करते हैं कि एक विसर्जन नलिका के अंदर हाइड्रोजन गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? हाइड्रोजन गैस लेते हैं कम दाब पर, ठीक। और उसमें से हाई वोल्टेज जब हम पास करेंगे तो यहाँ से कुछ विकिरणें जो निकलती हैं। उन विकिरणों को जैसे हम प्रिज्म से या स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ से एनालाइज करते हैं तो आगे जब इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें 5 ग्रुप्स ऑफ लाइन यानी लाइन्स की 5 श्रेणियां आपको नजर आएगी। और ये जो इस तरह से हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है इसे हम हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए कि ये जो श्रेणियां आपको 5 श्रेणियां प्राप्त होती हैं ये ईएम स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों से संबंधित है। जैसे कुछ पराबैंगनी भागों से संबंधित है, ठीक, और कुछ दृश्य प्रकाश से संबंधित है और कुछ अवरक्त प्रकाश से संबंधित है, ठीक। तो हमें दिखाई तो सिर्फ दृश्य प्रकाश ही देता है, बाकी तो फोटोग्राफिक प्लेट पे ही लेते हैं हम, ठीक। तो अब देखिए कि जो ये 500 श्रेणियां हैं इनको इनके खोजकर्ता जो आविष्कारक है उन वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इनको हमने 500 को नाम दे दिया है। इन 5 श्रेणियों में सबसे पहली श्रेणी का नाम है लाइमन श्रेणी, दूसरा है वामर श्रेणी, तीसरा पास्टन श्रेणी, चौथा ब्रैकेट श्रेणी और चौथा है फुंड श्रेणी, ठीक। अब देखिए कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 लाइनें क्यों आई, इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया था कि हाइड्रोजन गैस में से विद्युत विसर्जन किया था। विद्युत विसर्जन करने से क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस के जो विभिन्न परमाणु है वो विभिन्न मात्रा में, अलग अलग मात्रा में जो ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए मैंने हाइड्रोजन का एक परमाणु बनाया है। ये परमाणु का नाभिक है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। अब देखिए कि शुरू में इलेक्ट्रॉन जो है अपने ग्राउंड स्टेट में होता है, पहले सेल में होता है। जैसे आप इसको ऊर्जा देते हो ये ऊर्जा लेकर के उच्च ऊर्जा स्तरों में जो है वो चला जाता है। अब जो परमाणु जितनी ज्यादा ऊर्जा लेगा उतने ही उसका इलेक्ट्रॉन जो उच्च ऊर्जा स्तरों में चला जाएगा, ठीक। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो उच्च ऊर्जा स्तर है या जो उसकी उत्तेजित अवस्था है वो स्थायी नहीं होती, वहां से इलेक्ट्रॉन को वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आना ही पड़ेगा। तो जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं ना तो ये एक जंप में भी आ सकता है या एक से अधिक जंप लेता हुआ आएगा, ठीक। तो हम एक पहला केस लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इस सैंपल के अंदर अरबों खरबों या इससे बहुत ज्यादा जो है परमाणु होते हैं। तो अब देखिए कुछ परमाणु ऐसे हैं जो मान लेते हैं कि छठे
सेल में उसके इलेक्ट्रॉन छठे सेल में चले गए हैं, कुछ ऐसे जो पांचवें सेल में, चौथे सेल में, तीसरे में, दूसरे में। अगर ये सारे पहले सेल में एक जंप में आते हैं, ठीक, अगर उन ऊर्जा स्तरों से सारे पहले जंप में पहले सेल में आ जाते हैं, तो यहाँ ये जो विकिरणें उत्सर्जित करते हैं उससे संबंधित जो विकिरण, जो श्रेणी आपको प्राप्त होगी उसको हम कहते हैं लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहेंगे? लाइमन श्रेणी। और ये पराबैंगनी जो प्रकाश है उससे संबंधित होती है। अब देखिए कि अगर एक जंप में ये हाइयर से सिर्फ सेकंड में आते हैं, हाइयर से सेकंड सेल में आते हैं, तो आपको जो श्रेणी दिखाई देगी वो देगी वार्मर सीरीज। और वार्मर सीरीज जो है वो दृश्य प्रकाश से संबंधित है। इसी तरह से अगर हाइयर एनर्जी स्टेट से ये n=3 में आते हैं, ये n=1 2 3 में आते हैं, तो आपको पास्टन श्रेणी जो है वो दिखाई देगी। और इसी तरह से n=4 में आते हैं तो ब्रैकेट सीरीज, n=5 में आते तो फंड सीरीज। ठीक, अब देखिए कि इसका जो चित्र है थोड़ा सा बड़ा करके हमने ऐसे ड्रा किया कि n=1, यानी ये वाला जो 1 यहाँ पर है, n=2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। ये एनर्जी लेवल दिखा रखे हैं यहाँ पर कि अगर हायर स्टेट से पहले जंप में यहाँ पर आ गए तो आपको लाइमन सीरीज यानी पराबैंगनी कलर से संबंधित जो सीरीज है वो आपको दिखाई देगी। अगर पहले जंप में यहाँ पर n=2 में आते हैं तो वार्मर सीरीज। ठीक, और इसी तरह से आके पास्टन ब्रैकेट वगैरह जो सीरीज आप ड्रा कर सकते हैं। अब देखिए कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के अंदर जो लाइनें होती हैं, उन लाइनों की जो वेव नंबर है, तरंग संख्या है और वेवलेंथ ज्ञात करने के लिए रिडबर्ग साइंटिस्ट थे, रिडबर्ग, उन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया और इस फार्मूले के आधार पर आप ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर लाइनें हैं उन लाइनों की वेवलेंथ यानी लैम्डा ज्ञात कर सकते हैं, वेव नंबर ज्ञात कर सकते हैं। इस फार्मूले को समझा देता हूँ कि वेव नंबर या 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू, ये एक स्थिरांक है जिसको रिडबर्ग स्थिरांक कहते हैं और इसकी वैल्यू ये वाली है, आप देख सकते हैं, बराबर 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 क्या है कि जिस स्टेट में सीधा जो है ये, जिस स्टेट में सीधा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो n1 है और जहां से आएगा दैट इज n2। ठीक, तो यहां पर देखिए, अब जैसे हमें लाइमन श्रेणी की वेवलेंथ या वेव नंबर फाइंड आउट करना है तो हम n1=1 रखेंगे हमेशा ही, n2=2 3 4 वगैरह रख सकते हैं। ठीक, और इस फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे, इनके वेव नंबर आ जाएंगे अलग अलग। ठीक, इसी तरह से बाकी वार्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, वार्मर में n=2 और n1=2 और n2=3 4 5 वगैरह रख सकते हैं। पास्टन में n1=3 और n2 में 3 से आगे 4 5 6। ठीक, तो इसी तरह से बाकी आप इस टेबल में देख सकते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि इसी फार्मूले के आधार पे हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये मैंने एक एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर कहता है कि n2=3 से संगत वार्मर लाइन का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले हम वेव नंबर का, हमारे पास फार्मूला वेव नंबर ज्ञात कर लेते हैं, उसको पढ़ देंगे, आपके पास तरंग दैर्घ्य आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कि n2=3 दे रखा है तो n2 की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। और वार्मर लाइन दे रखी है तो n1=2 फिक्स है, बस RH की वैल्यू कांस्टेंट है। तो आगे बच क्या गया, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेट करेंगे तो वेव नंबर जो आपके पास है ये आ जाएगा। तो वेव नंबर को न्यू बार 1/वेव नंबर लैम्डा होता है। ठीक, इसको पलट देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इस तरह से क्या आ जाएगा, जो वार्मर लाइन आपसे पूछी गई है उसकी तरंग दैर्घ्यता आ जाएगी। अब देखिए लास्ट में यूनिट का ध्यान रखें कि यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसको नैनोमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁷ से इसको डिवाइड कर दें,
नैनोमीटर में चेंज हो जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ नैनोमीटर, यानी 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁷ नैनोमीटर हो जाएंगे। तो 10⁻⁷ से इसको भाग दोगे तो आ जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है, और अगले लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा, जो है बोर का परमाणु मॉडल। और आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।